हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे समास, और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ आपको समास और समास के 6 भेद पढ़ाए हैं। और आज की क्लास में इसी टॉपिक के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, और साथ में कुछ यहाँ पर अंतर हैं। आइए इनको हम करते हैं। तो कर्मधाराएं और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या है, एक बार क्विक रिवाइज हम कर लेते हैं समास का, ताकि आपको के अंतर को जानने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो समास आप जानते हैं, समास क्या होता है। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को क्या करते हैं, संक्षेप रूप में लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तो ये आपका समास कहलाता है। जब आप समास करते हैं तो उस पद को हम सामासिक पद या समास पद कहते हैं। और समास में आपके दो पद होते हैं, एक पहला पूर्व पद और दूसरा आपका उत्तर पद कहलाता है। इसे आप प्रथम और द्वितीय पद भी कह सकते हैं। समास को पुनः विग्रह करने पर आपको वो जो है शब्द मिल जाते हैं, विभक्ति चिन्हों को आपको प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हम विभक्ति चिन्हों को ही क्या करते हैं, इनका लोप करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है धन संपन्न, समस्त पद का विग्रह करने पर धन से संपन्न। रसोई घर, समस्त पद का विग्रह करने पर रसोई के लिए घर। ठीक है, ये आपका समास। पूजा घर, यहाँ ये समस्त पद है, पूजा आपका पूर्व पद और उत्तर पद आपका घर हो गया। माता पिता, और विग्रह करने पर पूजा के लिए घर, ये आपका विग्रह करने पर आपको फिर से जो है ये पूरे शब्द आपको मिल गए हैं। माता पिता, यहाँ पूर्व पद माता और उत्तर पद पिता। नवरत्न, नव यानी पूर्व पद ये आपका नव है और उत्तर पद आपका रत्न। हस्तगत यानी हस्त पूर्व पद और गत आपका उत्तर पद है, हस्त में गया हुआ। नौ रत्नों का समूह माता। और समास के यहाँ हमने 6 भेद पढ़े हैं, जिसमें 4 भेद उसकी प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर है। ठीक है, जिस समास में पहला पद प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और जिसमें दोनों प्रधान होते हैं वे आपके द्वंद्व समास कहलाते हैं। और जिसमें कोई भी प्रधान ना हो वह आपका बहुब्रीहि समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के पुनः 2 अतिरिक्त भेद हैं, किंतु स्वतंत्र रूप से जो है ये स्वीकार किए गए हैं, कर्मधाराएं और द्विगु समास। ठीक है, और अगर हम एक समास के भेद कहें तो 6 भेद यहाँ पर हो जाते हैं। 4 भेद इसलिए कहे हैं प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर। पहला है आपका अव्ययी भाव समास, इसमें परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस अव्ययी पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वह सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है यथाशक्ति, और पहला पद इसका उपसर्ग भी होता है, यानी कि मूल शब्दों में आप उपसर्ग लगाकर यहाँ पर आपको ये जो अव्ययी भाव समाज है इसमें आपका पहला पद उपसर्ग होता है। ठीक है, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, प्रतिक्षण विग्रह करना आना चाहिए आपको, प्रतिक्षण हर क्षण, यथा संभव जैसा संभव हो, आजीवन यानी जीवन भर, भरपेट पेट भरकर, आजन्म जन्म से लेकर आमरण मरण तक, प्रतिदिन हर दिन, बेखबर बिना खबर के। अब बात यहाँ पर है, हिंदी के कई ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई भी शब्द अव्यय नहीं होता है, परंतु समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आपका घर घर, घर के बाद घर, रातों रात, रात ही रात। तत्पुरुष समास, इस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक की विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, कर्ता और संबोधन को छोड़कर। इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद हैं। सबसे पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास, जिसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है, तो ये आपका कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ पर हम को विभक्ति चिन्ह का लोप करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द कहा ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो जब भी आप इसका विग्रह करेंगे आपको पुनः विभक्ति चिन्हों को की जो है प्राप्ति हो जाएगी, फिर से आपको विभक्ति चिन्ह मिल जाएंगे। तो सभी में को विभक्ति चिन्ह आए हुए हैं, यानी कि इसमें जो है आपका कर्म तत्पुरुष समास है। दूसरा समास था आपका क्या, इसमें जैसे और उदाहरण है शरणांगत, शरण को गया हुआ, सर्वप्रिय सभी को प्रिय। करण तत्पुरुष समाज, इसमें से विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है।
तो आपने कारक के चिन्हों को भी बताया था, इससे छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में आपने पढ़ा कारकों को, ठीक है। तो करण कारक का जो चिन्ह है वो से है, तो करण तत्पुरुष समास जहां से चिन्ह का लोप किया जाता है वहां पर आपका करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे भावपूर्ण भाव से पूर्ण, बाणाहत बाण से आहत, हस्तलिखित हस्त से लिखित या हाथ से लिखित, बाढ़ पीड़ित बाढ़ से पीड़ित। तो सभी में आपने विग्रह करने पर पुनः आपको से विभक्ति चिन्ह मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे ये आपका करण तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो के लिए है। तो जिस समास में के लिए चिन्ह का लोप किया जाता है वो आपका संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। तो जब आप गुरु दक्षिणा शब्द जो है, जो आपका समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ क्या आता है, गुरु के लिए दक्षिणा। तो के लिए विभक्ति चिन्ह यहाँ आ गया है। राह खर्च, राह के लिए खर्च, बालामृत बालकों के लिए अमृत। तो के लिए सभी में आ रहा है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, विद्यालय विद्या के लिए आलय। तो इसमें जो है के लिए विभक्ति चिन्ह पुनः जो है विग्रह करने पर आपको प्राप्त होता है, इसलिए ये आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है। अपादान, इसका चिन्ह भी से है, लेकिन इस से और करण के से में अंतर है। यहाँ पृथक और अलग होने के लिए जो है प्रयोग किया गया है से चिन्ह। देखिए, देश निकाला, देश से निकाला गया, देश से अलग होना, पृथक होना, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ठीक है। संबंध तत्पुरुष समास, जिसमें का की के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या फिर लोप होता है और विग्रह करने पर पुनः आपको वो चिन्ह मिल जाते हैं, ये आपका संबंध तत्पुरुष समास है। जैसे गंगा जल, गंगा के लिए जल, ठीक है, या गंगा का जल, सॉरी, गंगा जल, गंगा का जल, नगर सेठ। और गंगा और जल का संबंध है आपस में। जल किसका है, गंगा का, गंगा का क्या है, जल है। नगर सेठ, नगर का सेठ, और नगर और सेठ का संबंध है, ठीक है ना। राजमाता, राजा और माता, राजा की माता, राजा और माता का यहाँ पर आपस में संबंध है, ठीक है। जलधारा, जल की धारा, तो जल और धारा का आपस में संबंध है। मतदाता, मत का दाता, मत और दाता दोनों का यहाँ पर संबंध है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अधिकरण तत्पुरुष में और पर चिन्हों का लोप होता है और पुनः विग्रह करने पर आपको ये चिन्ह प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जलमग्न, तो जल में मग्न, आप बीती, आप पर बीती, तो पुनः आपको विग्रह करने पर चिन्ह मिल रहे हैं। सिर दर्द, सिर में दर्द, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। इस समास के पहले और दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। अलंकार में आपने पढ़ा है उपमा और उपमेय क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें आप यहाँ पर विशेषण और विशेष्य क्या होता है, विशेषण जहां पर हम क्या करते हैं, किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो आपका विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, मैंने कहा आम मीठा है, तो आम आपका विशेष्य है और मीठा आपका विशेषण है। क्योंकि हम आम की विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आम तो विशेष्य होगा, जिसकी विशेषता बताई जाए वो आपका विशेष्य, और जो विशेषता बताई जाती है वो तो आपको विशेषण पता ही है, ठीक है। साथ में कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर आपको घर के लिए भी दिए थे, और साथ में यहाँ पर भी हमने महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो महा और पुरुष किसकी विशेषता बताई गई है, पुरुष की। कैसा है, महान, तो ये आपका विशेषण और विशेष्य है। पीतांबर, पीला है अंबर जो, प्राण प्रिय, प्राण है जो, प्रिय है जो प्राणों से। और साथ में उपमेय और उपमान, चंद्रवदन, चंद्रमा के समान वदन, जहां पर हम क्या करते हैं, समानता करते हैं किसी एक व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ जो है हम क्या करते हैं, समानता करते हैं। आपको अलंकार में पढ़ेंगे यहाँ पर भी, और क्लास 9th में भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कमल नयन, कमल के समान नयन, विद्याधन, विद्यारूपी धन, भव सागर, भव रूपी सागर, मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली। देखो, समास जहां पहला पद संख्यावाचक हो और गणना बोधक हो, ठीक है, इसकी पहचान करना बहुत ही सरल है। और दूसरा पद आपका प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि कितनी वस्तुओं का समूह है। जैसे इसमें समूह और समाहार जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, समस्त पद में आपका नवरत्न है, 9 रत्नों का समूह, सप्ताह 7 आहतों का समूह, त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह। तो सब में समूह शब्द जैसे
का प्रयोग हो रहा है। साथ में इसकी पहचान करना बहुत ही सरल है, क्योंकि पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, कभी कभी पहला पद न होकर के द्वितीय पद भी इसका संख्यावाचक हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह, नवरत्नों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, पंचरात्र 5 रात्रियों का समाहार। कुछ अपवाद हैं जिसमें पक्ष द्वय 2 पक्षों का समूह, ये भी आपका संख्यावाचक, लेकिन द्वितीय पद यहाँ पर संख्यावाचक है। और लेखक द्वय 2 लेखकों का समूह, संकलन त्रय 3 संकलनों का समूह। तो यहाँ पर आपके पास जो है दूसरा पद यानी उत्तर पद क्या है, उत्तर पद आपका संख्यावाचक है, जबकि हमने परिभाषा में पढ़ा जहाँ पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, लेकिन इसमें द्वितीय पद है और फिर भी ये जो है आपका क्या है, ये आपका द्विगु समाज है, ठीक है, द्विगु समास है। नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समाज। इस समाज में दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं, इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं आदि लगते हैं, जैसे रात दिन, रात और दिन, सीताराम, सीता और राम, दाल रोटी, दाल और रोटी, माता पिता, आय व्यय, कुछ यहाँ हमने लिखाए थे, नर नारी, जय और पराजय, ये आपका क्या है, दोनों ही पद प्रधान है समान रूप से। रात और दिन दोनों ही प्रधान है आपस में। सीताराम ये आपके प्रधान है, दाल रोटी या दाल, ऐसे ही माता पिता, ये आपके दोनों ही पद, प्रधान पद या पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही आपके क्या है, प्रधान है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था आपका द्वंद्व समास। नेक्स्ट आपका लास्ट था बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व और उत्तर दोनों ही गौण हो, कोई भी प्रधान ना हो और अन्य पद प्रधान हो, तो यहाँ पर एक नया अर्थ निकल जाता है, एक अलग सा अर्थ निकलता है। जैसे हमने बात की है किसकी, घनश्याम की, तो घनश्याम का विग्रह करने पर घन जैसा श्याम अर्थात किसके लिए कहा गया है, कृष्ण के लिए कहा गया है। तो यहाँ न घन प्रधान है न श्याम प्रधान है, प्रधान है तो कृष्ण। नीलकंठ किसके लिए कहा गया है, नीला है कंठ जिसका, किसका है, शिव का, तो शिव प्रधान है यहाँ पर, कृष्ण प्रधान है यहाँ पर। दशानंद 10 आनंद यानी 10 मुख वाला, जिस अर्थात रावण के लिए यहाँ पर प्रधानता बताई गई है कि रावण प्रधान है। गजानन गज के समान आनंद वाला अर्थात मुख वाला गणेश, तो गणेश यहाँ पर प्रधान है। त्रिलोचन 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर शिव आपके प्रधान है। तो इसमें ना पहला पद प्रधान होता है ना उत्तर पद, ना पूर्व पद ना उत्तर पद, दोनों ही गौण हैं। अन्य पद यानी कि इसके लिए एक नया अर्थ, एक अलग सा अर्थ निकलता है, वही यहाँ पर क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। महावीर, महा है महान है जो वीर अर्थात हनुमान के लिए कहा गया है। दिगंबर दिशा ही है अंबर जिसका अर्थात शिव। चतुर्भुज 4 भुजा है जिसके अर्थात विष्णु के लिए कहा गया है। तो ये हम कर चुके थे और जैसा कि आगे हमने कहा कि आज की क्लास में कुछ अंतर बताएंगे कर्मधाराएं और बहुव्रीहि में, बहुव्रीहि समाज में, साथ में बहुव्रीहि और द्विगु समाज में क्या अंतर है और संधि और समास में क्या अंतर है, और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अब आप लिखिएगा, इतना तो हम कर चुके थे, ये हम रिवीजन कर रहे थे बहुत जल्दी जल्दी। चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ कर्मधाराएं और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। चलिए, क्योंकि बहुत सारी 6 भेद हैं, इनके में आप डाउट ना आपको आए, कंफ्यूज ना हो आप, तो इसलिए अंतर हम जान लेते हैं। जो कर्मधाराएं समास है उसमें दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य तथा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। लेकिन जो बहुव्रीहि समास है उसमें दोनों पदों का अर्थ जो है प्रधान न होकर अन्यार्थ प्रधान होता है, ठीक है। तो जो कर्मधाराएं समास है उसमें आपका विशेषण, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस समास में विशेषण विशेष्य होता है ना, तो किसमें होता है, आपका कर्मधाराएं समास में, ठीक है। जैसे देखिए मृग नयनी, मृग के समान नयन अर्थात कर्मधाराएं, तथा नीलकंठ वह जिसका कंठ नीला है, शिव अर्थात अन्यार्थ लिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मृग नयन, देखो कर्मधाराएं समाज में मृग के समान नयन, उपमा और उपमेय का यहाँ पर संबंध बताया गया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, नीलकंठ की।
तो नीलकंठ का विग्रह क्या होता है? वह जिसका कंठ नीला है, और जिसका कंठ नीला है उसे हम क्या कहते हैं? शिव। भगवान शिव के लिए ही कहा जाता है जिसका कंठ नीला हो। तो यहाँ अन्य अर्थ निकल रहा है, तो ये आपका बहुव्रीहि है। समझ रहे बात को? कर्मधारय समास में आपका एक उपमा उपमेय या फिर आपका विशेषण या विशेष्य होगा, ये इसकी पहचान है। और जो आपका बहुव्रीहि है इसमें आपका अन्य अर्थ आएगा, जैसे हमने गजानन कहा, चतुर्भुज कहा, नीलकंठ कहा, है ना। तो अन्य अर्थ यहाँ पर निकलेगा। नीलकंठ भगवान शिव के लिए कहा जाता है, तो जिसका कंठ नीला है उसे नीलकंठ कहते हैं। तो अन्य अर्थ इसका प्रधान है, यहाँ पर शिव प्रधान है, न नील है न कंठ प्रधान है, यहाँ पर प्रधान है तो कौन? शिव है, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि नीला है जिसका कंठ, तो वो है शिव। ठीक है, तो अन्य अर्थ निकल रहा है यहाँ पर, और ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। अब यहाँ दूसरा अंतर है, बहुव्रीहि और द्विगु समास में क्या अंतर है? तो बहुव्रीहि क्या होता है? जिसमें दोनों ही प्रधान पद जो है प्रधान न होकर के अन्य अर्थ जो पद है वो आपका प्रधान होता है। अब द्विगु समास में, तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध न होकर अन्य अर्थ का बोध करता है। अब अंतर देखिए, जैसे चौराहा जो है अर्थात चार राहों का समूह, ये तो आपका द्विगु समास हो गया। लेकिन देखिए ऐसा अंतर क्यों कहा गया है? देखो, हम जो है बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में क्या कहा? जहां पहला पद प्रधान होता है। अब देखो, हमने चतुर्भुज में पहला पद संख्यावाचक है, देखने से ऐसा लगेगा ये आपका द्विगु समास है, लेकिन उस चतुर्भुज का कुछ अन्य अर्थ निकलता है। चतुर्भुज हम भगवान विष्णु के लिए कहते हैं, है ना, तो अन्य अर्थ उसका प्रधान हो रहा है। तो इस अंतर को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ हम ये जान लें कि पहला पद संख्यावाचक होने से वो आपका द्विगु समास हो जाता है या बहुव्रीहि समास जो है आपका अन्यार्थ, तो इसका अन्य अर्थ भी आपको आना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे कि वो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध न होकर, उस समस्त पद से समूह का बोध नहीं होता है, अन्य अर्थ का वहां पर बोध होता है। जैसे चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु, इसका अन्य अर्थ निकला है, अन्यार्थ निकला है, यानी कि कोई अन्य अर्थ निकल गया है, इसलिए ये आपका बहुव्रीहि समास है। तो इस अंतर को भी जान लें कि बहुव्रीहि समास में अन्य अर्थ निकलता है। आप कुछ कह रहे हैं नीलकंठ का मतलब भगवान शिव के लिए, गजानन यानी कि गणेश के लिए कहा गया है। ठीक है, यहाँ चतुर्भुज भगवान विष्णु के लिए कहा गया है। तो यहाँ विष्णु जो है ये किसी समूह की बात नहीं हो रही है, बल्कि भगवान के लिए बताया जा रहा है कि चार भुजाओं वाले, ठीक है, त्रिनेत्र यानी कि तीन नेत्रों वाले भगवान शिव के लिए। तो यहाँ पर भी संख्यावाचक का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ किसी समूह की बात नहीं हो रही है, बल्कि भगवान शिव के लिए हम कह रहे हैं त्रिनेत्र, भगवान विष्णु के लिए हम कह रहे हैं चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले, त्रिनेत्र तीन नेत्रों वाले। ठीक है, तो यहाँ जो है संख्यावाचक होने पर भी ये आपका द्विगुना होकर के बहुव्रीहि है, क्योंकि इसका अन्य अर्थ निकलता है। इसलिए बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर जानना अति आवश्यक है, क्योंकि कई बार हम संख्यावाचक को रट लेते हैं और चतुर्भुज का मतलब सीधे हम वहां पर बहुव्रीहि समास लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो सॉरी द्विगु समास लगा लेते हैं, बहुव्रीहि तो वो है ही। ठीक है, तो ये दो अंतर आप जरूर करें, कर्मधाराएं और बहुव्रीहि में समास में अंतर। कर्मधाराएं समास में दोनों पदों में एक विशेषण और एक विशेष्य तथा उपमान या उपमेय का संबंध यहाँ पर होता है। बहुव्रीहि में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ प्रधान होता है, यानी कोई अन्य अर्थ निकलता है। ठीक है, बहुव्रीहि और द्विगु में क्या अंतर है? बहुव्रीहि में तो अन्यार्थ निकलता है, द्विगु समास का पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, ये अंतर है। अब यहाँ संधि और समास में भी अंतर जान लेते हैं। संधि आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। तो संधि में दो वर्णों की क्या होती है? जहाँ दो वर्ण मिलते हैं, दो ध्वनियों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है, जबकि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है।
जैसे कि लंबोदर में लंबा शब्द की अंतिम जो ध्वनि है वो आ रही है, और उदर में शब्द की आरंभिक ध्वनि में उ में आ व उ के मेल से ओ ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से संधि में दो या दो से अधिक शब्दों की कमी न होकर ध्वनियों का मेल होता है, किंतु समास में लंबोदर का अर्थ लंबा है, उदर जिसका समूह शब्द समूह बनता है, जिसे समाज में मूलतः शब्दों का योग कहते हैं, जिसका उद्देश्य पद में संक्षिप्तता लाना है। समास का जो उद्देश्य है, हम समास का प्रयोग क्यों करते हैं? देखो, अब जब निबंध आप लिखेंगे, आपको शब्द जो है संक्षेप में लिखना पड़ेगा। आपको लिखा जाएगा कि 250 शब्दों में ही आपको क्या लिखने हैं, इस पर निबंध लिखना है। तो आप यहाँ पर शब्दों को संक्षेप आपको करना पड़ेगा, उसे संक्षिप्त करना पड़ेगा, तब जाकर के अपने शब्दों को आप बांध पाएंगे। नहीं तो फिर आप लिखते रहेंगे तो आपके शब्द कहाँ निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जब भी आपको कम शब्दों में अपनी ज्यादा बात करनी है तो वहां पर हम समास करते हैं, और यही प्रयोग है हमारी हिंदी भाषा में समास का। ठीक है, तो हम कम शब्दों में ज्यादा बात कह सकते हैं, अपनी ज्यादा बात को हम दूसरे तक प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें जो कि आपके निबंध लिखने में, साथ में जब आप प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो वहां पर भी आपको काम आता है। बोर्ड एग्जाम में जब आपके पास बहुत कम समय होता है और आपको बहुत कुछ जो है लिखना है, बहुत कुछ आपको प्रस्तुत करना है कि भाई मुझे ये भी लिखना है, वो भी लिखना है, तो वहां पर आपका समास का ये जो बहुत मेन रोल होता है कि आपको कम शब्दों में ही अपनी बातों को जो है विस्तार में बताना। ठीक है, तो ये है समास का मेन यहाँ पर। चलिए, अब इसके कुछ जो है यहाँ पर प्रश्न उत्तर हैं, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। समास में किसका मेल होता है? ध्वनि का होता है, वर्ण का होता है, शब्द का होता है, या वाक्य का होता है? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 है, जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान है उसे कहते हैं, जिसमें प्रथम पद प्रधान है उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, या बहुब्रीहि समास, क्या कहते हैं उसे? चलिएगा इस प्रश्न को भी लिखें। कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं? कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं? द्विगु समास के, कर्मधारय समास के, द्वंद्व समास के, या तत्पुरुष समास के? किस समास के भेद किए जाते हैं? सारा हम अभी रिवीजन करके भी आए हैं, तो प्रश्न आपको इसके उत्तर जल्दी से आपको मिल जाएंगे। चलिए, इन चारों ऑप्शन में से आपको एक उत्तर पर टिक मारना है जो सही है, या फिर सही उत्तर को आप लिख लीजिएगा। समस्त पद का किया जाता है, क्या किया जाता है? विच्छेद किया जाता है, विलोप किया जाता है, विग्रह किया जाता है, या विचलन किया जाता है? ये सभी आपके समास से ही रिलेटेड प्रश्न हैं। निम्न शब्दों का विग्रह करते हुए समास बताइए। तो देखिए, यथाशक्ति का विग्रह करना है और समास बताना है कि यथाशक्ति का जो पहले समास विग्रह करेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सा समास है इसमें। ठीक है, चलिए इनको फटाफट लिख लीजिएगा। दशानन का विग्रह करेंगे, साथ में समास बताएंगे कि दशानन में कौन सा समास है। नेक्स्ट है भला बुरा। भला बुरा, तो भला बुरा में कौन सा समास है, और विग्रह करने पर आपको क्या मिल जाता है? नवरत्न, तो विग्रह करेंगे और समास बताएंगे। नीलकमल, विग्रह करें और समास बताएं। आमरण, विग्रह समास। चंद्रमौली, तो समास और विग्रह बताएंगे। चलिएगा, जल्दी नोट करें इसे। प्रश्न नंबर 6, समास शब्द की परिभाषा लिखनी है। समास के प्रकार व उनके नाम आपको बताने हैं उदाहरण सहित। समास विग्रह का अर्थ स्पष्ट करना है कि समास विग्रह का। अब देखिए, ये सभी प्रश्न आप अपने शब्दों में लिखिएगा, कहीं से कॉपी मत कीजिएगा, जितना आपको पढ़ाया गया है उन्हीं से आप लिखेंगे। चलिए, समास की परिभाषा लिखेंगे। समास के प्रकार व उनके नाम उदाहरण के साथ। समास विग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संधि और समास में क्या अंतर है, साथ में बहुब्रीहि और कर्मधारय में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिएगा, इन प्रश्नों को जल्दी से नोट करें, और नेक्स्ट जो सेशन होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उसमें आप इन समास के विग्रह और समास को बताइएगा। इसके बाद हम फिर एक प्रैक्टिस पेपर लेके आएंगे जिसमें आपके समास पर रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों को आपके माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।